नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थापना दिवस। जी हां, आज बीजेपी के स्थापना दिवस। बात अगर हम बीजेपी की करें तो पहले ये जनसंघ के नाम से जाने जाते थे। हालांकि आज़ादी के दौरान भी, आज़ादी जिस दौर में हमें मिली 1947 में, उस दौर में भी नेहरू मंत्रिमंडल में जनसंघ का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन अगर चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें तो एक दौर ऐसा भी आया था जब जनसंघ के मात्र 2 सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। और वो बात भी 1984 के दंगा के जस्ट बाद चुनाव हुआ था लोकसभा में। बड़े बड़े स्टाल वार ध्वस्त हो गए थे। एक अलग भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव हो गई थी पूरे देश में। उस दौरान बीजेपी 2 सीटें जीत कर आई थी। फिर दौर आया, बोफोर्स तोप का वो दौर आया, जिस दौर में एक साथ वामपंथी भी, बीजेपी भी और जनता दल सभी एक साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी करके आए। उस वक्त भी ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि बीजेपी कमल का फूल छाप कभी इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। तो ये सफ़र है और इस सफ़र को अगर समझना है तो बीजेपी के उस दौर से आज के दौर तक की पटकथा को पलटिए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि वाजपेयी और अडवाणी वाली बीजेपी, या फिर हम दीनदयाल उपाध्याय की विचारधाराओं वाली बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। आज की बीजेपी को आप कह सकते हैं कि अर्थनीति पे जो मनमोहन की सरकार थी, आज मोदी की सरकार है। लेकिन चलिए, आज इनका स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश में बीजेपी के पार्टी दफ्तर में भी, प्रखंड और गांव स्तर पर भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्वाभाविक है, अभी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी की पहचान है और उनका एक उनके पास एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे के बदौलत वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। तो आज बीजेपी दफ्तर पटना में पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाई है। प्रदेश अध्यक्ष इस मौके पर संजय जायसवाल मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और अटल जी ने जिस विश्वास के साथ कहा था कि अंधेरा छटेगा, उगेगा और कमल खिलेगा, उसी विश्वास से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 वर्षों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के कार्यक्रम को लेकर के गरीबों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। और उसी के यह रूप है कि आज गरीबों के लिए इतने सारे कल्याणकारी योजनाएं भाजपा की सरकार चला रही है। और कल्याणकारी राज्य में लोगों के लिए, जनता के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उसी के सहारे बीजेपी आज 2 से 300 का संख्या पार कर दिया। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं और बात अब सियासत की करते हैं। जी हां, मधुबनी नरसंहार को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तेजस्वी भी पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे, अलग से निखिल कुमार पहुंचे, करनी सेना के से जुड़े हुए कई पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, यूपी और झारखंड से जुड़े हुए क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं। अब सियासत हो रही है और ये सियासत जिस दौर में कह सकते हैं कि आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से कल मिथिलांचल भी मगध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पुलिस कुछ उसी अंदाज में कार्रवाई कर रही है। जरा पहले सुनते हैं लोगों की नेताओं की क्या राय है। पूरे
तौर पर हमसे कम डीजीपी ने 5 बार बात करके आज भी 2 बार एक चीज़ की जानकारी दी है, और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत, और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीज़ों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा? जिस तरह का कानून है। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है, और पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समाप्त हो चुका है। जो नीतीश कुमार जी का इकबाल है वो खत्म हो चुका है। चलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, इसलिए लगातार ट्वीट करते हैं। अब वो घर से निकलेंगे नहीं, पीड़ितों का आंसू नहीं पोंछेंगे तो विपक्ष बैठी रहेगी क्या? विपक्ष की क्या जिम्मेवारी है? बेजुबानों का जुबान बनो। माहौल से हम मुख्यमंत्री जी से ही अपील करेंगे कि पुलिस प्रशासन पर अंकुश लगाएं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो यही सब हो रहा है, और इस किस्म का यहाँ जो राज है वो जंगल की तरह हो गया है, उसको तो ठीक करना होगा। कई बड़े नेता गए हैं, लेकिन निखिल कुमार के जाने का मतलब कुछ और है। और निखिल कुमार जिस तरीके से पीड़ित परिवार के मिलने के बाद वो ये बयान दे गए कि जंगल राज मुझे एहसास हो रहा है, तो भले ही जातिवादी राजनीति के रूप में निखिल कुमार का चेहरा ना हो, लेकिन निखिल कुमार आज भी अपने समाज में एक सर्वमान ऐसे व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है जिसके सहारे बिहार की सियासत को एक नई दिशा दी जा सकती है। तो निखिल कुमार का जाना और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है और पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, फिर आज तेजस्वी जिस तरीके से हमलावर हुए हैं कल के नीतीश के बयान के बाद, उसका कितना असर दिख रहा है मधुबनी पुलिस पर। जरा पहले मधुबनी एसपी का बयान हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी के पास। इस संबंध में मीटिंग करने के लिए आए हैं, और जो अद्यतन कार्रवाई हुई है उस संबंध में, और आगे हम लोग को क्या करना है, किस तरह से कहाँ पर टीम को निकालना है, इस संबंध में आज हम लोग की बैठक है। और इसके अलावा बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के अलावा और भी अन्य अभियुक्त जो हैं 8 लोगों पर, उस पर भी कुर्की की कार्रवाई हम लोग ने शुरू कर दी, और वो भी जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर लेंगे। बाकी अन्य बचे अभियुक्तों के खिलाफ भी आज कोर्ट में प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से कल तक उम्मीद है कि इश्तेहार हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। बाकी लोगों पर भी हम लोग जो लीगल कार्रवाई है वो सब जारी रखें। तो एसपी का बयान आपने सुन लिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं कुर्की जब्ती, लेकिन अभी तक कोई वैसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जिस गिरफ्तारी को लेकर एसपी कह सकें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए हम अशोक मिश्रा जी से सीधे हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप उस दौर में भी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे जो दौर कहा जाता है कि नरसंहार का दौर रहा है। पुलिसिया कार्रवाई 8वां दिन आज है, जिस तरीके से होली के दिन घटना घटी है, 5 हत्याएं हुई। एक पीड़ित परिवार का एक लड़का आज भी जिंदगी और मौत से पारस अस्पताल में जूझ रहा है। लोगों से आर्थिक मदद की अपील उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। सियासत जमावड़ा रोजाना लग रहा है। तेजस्वी भी पहुंच चुके हैं। तेजस्वी अपने तरीके से सियासत का जो तरीका है वो उस तरीके से उस चीज़ों को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ इस नरसंहार को राजनीतिक और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो फ्रंट फुट पर खेलते हुए, जो नीतीश का अपना एक चरित्र रहा है नीतीश कुमार का कि जब भी कोई इस तरीके के मसले हुए हैं तो वो सीधी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, खुद मुख्यमंत्री सचिवालय सक्रिय हो जाता है। क्या ऐसी सक्रियता आपको दिखाई दे रही है? संतोष जी, जिस तरह से बेनीपट्टी यानी कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर
अभी राजनेताओं के लिए एक तरह से कहिए तीर्थ स्थल बन गया है। और जो भी पक्ष या विपक्ष, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी नेता वहाँ जा रहे हैं वो इस घटना को सामूहिक नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे सामूहिक नरसंहार नहीं मान रहे हैं और इसे जातीय हिंसा भी नहीं मान रहे हैं। अगर कल आप मुख्यमंत्री की बाइट को सुनिए तो मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या यह नरसंहार है, तो मुख्यमंत्री ने तपाक से पूछा है कि क्या एक जगह पे खड़े करके सबको मार दिया गया है, यानी कि भून दिया गया है। तो जब सरकार यह नहीं मान रही है कि यह नरसंहार है या जातीय उन्माद का यह परिणाम है, तो वैसी परिस्थिति में सरकार के जो कदम हैं वो कदम उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जो कदम नरसंहार के बाद चलते हैं। और यही वजह है कि 1 सप्ताह हो गया है और ये हत्यारे या तो आसमान में छिपे हुए हैं या पाताल के नीचे छिपे हुए हैं। बिहार की पुलिस इतनी अक्षम है कि उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। अभी एसपी की बाइट अगर आप सुनिए तो एसपी का कहना है कि हम उनकी कुर्की जब्ती के लिए वारंट ले रहे हैं और उनकी सारी संपत्ति को टैग किया जाएगा, यानी कि उनकी संपत्ति को सीओ के द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा और उनकी संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। आप समझ सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी होती है कि किसी की संपत्ति को जब्त कैसे किया जाता है और उससे मुक्त कैसे हो सकता है। तो जो अभी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए कि हत्यारों को चाहे जो भी हो, चाहे कितने भी बड़े ताकतवर हों, उनको पुलिस की गिरफ्त में लाना चाहिए। और उनका जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है, उनका जो बयान आया है कि स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिलानी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को संरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात है कि पीड़ित परिवार के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए। और कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उनको अब देखने वाला कोई नहीं है, यानी कि एक आर्थिक रूप से विपन्न तो है ही, उनके अभिभावक भी हत्या की भेंट चढ़ चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का जो कदम है वह मुख्यमंत्री का कदम भी यह कहा जा सकता है कि कहीं भी सुशासन को नहीं दर्शा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने कल बार बार कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। लेकिन जो अभी तक प्रशासन की कार्रवाई रही है वह संतोषजनक नहीं रही है। यही वजह है कि जो भी नेता वहां पे जा रहे हैं वो नेता सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, कल का अगर आप फुटेज देखिए तो कल सुशील मोदी दरभंगा गए लेकिन मधुबनी नहीं गए। वहां के लोगों का बार बार कहना है कि सुशील मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं। संजय झा वहां पे गए हैं, आप जान लीजिए दरभंगा गए हैं लेकिन मधुबनी नहीं जा रहे हैं। वहां के लोगों का कहना कि जो सत्ता में धारी लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारा आंसू पोंछने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रही है। और यही वजह है कि वहां के लोग आक्रोशित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के कल के बयान और आज पुलिस ने जिस तरह से एक कठोर कदम उठाया है, कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसका कुछ रूप देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सरकार इस मामले पर बैकफुट पर आई है। निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जो पीड़ित परिवार है वह भी अभी दहशत में जी रहा है। जी अशोक जी, सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पे पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया है। आप मतलब कोई मंत्री उस जिले से 2 मंत्री हैं, ना एक कोई मंत्री गए हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ना डीएम तक गया है उस परिवार से मिलने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो यूपी के कई डॉन, राजा भैया से लेके फूलन देवी हत्याकांड में आरोपी लोग पहुंच रहे हैं। झारखंड के कई बड़े डॉन जो उनके बिरादरी का आते हैं वो अब गांव में डेरा डालने लगे हैं। लोग अब कहने लगे हैं कि अब सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। क्या आपको लगता है कि जो स्थिति मगध में जिस तरीके से एक मामूली सी घटना से चीजें बढ़ती बढ़ती जिस हालात तक पहुंच गया, मिथिलांचल भी कहीं उसी साजिश का तो शिकार होने नहीं जा रहा है? कदम उठाए गए हैं और जो राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा या जो जातीय छत्रप हैं उनके द्वारा जिस तरह से इस मामले में, या यूँ कहिए कि जो आग लगी है उसमें घी देने का जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के लिए तो यह संकट बढ़ेगा ही, वहाँ के लोगों के लिए भी संकट बढ़ेगा। और अभी आपको जानकारी है कि पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया है, गांव खाली हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि एक अपराधी के चलते पूरा गांव को अब बाहर जीना पड़ रहा है और निश्चित रूप से उसे शक की नज़र से लोग देख रहे हैं। दूसरी बात है कि वहाँ जो
गए टीम, रणवीर सेना जैसी जो टीम गई है, ये अकरनी सेना की बात आप कर लीजिए, तो उन्होंने ऐलान किया है कि इन जो पीड़ित परिवार हैं उनका जो श्राद्ध कर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लोग चक्का जाम करेंगे, फिर कर्फ्यू लागू करेंगे और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या वहां होगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार को अभी भी चेतना चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना में अपना रोटी न सेक सके, अपना हाथ न सेक सके, और जो अपराधी हैं चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी राजनीतिक दल का बर्दाश्त प्राप्त हो, उसको तुरंत गिरफ्तारी हो, उसका स्पीडी ट्रायल हो, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को राहत के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाना चाहती है, उठाना चाहिए उसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे कि आखिर जिस तरीके से मिथिलांचल के शांत प्रवृत्ति वाले इलाके में देखिए चीज़ें बदली हैं, और ज़रा इस चीज़ों को समझिए कि मगध में भी इस तरह की हिंसा का दौर तब शुरू हुआ था जब गांजा व्यापार, चरस गांजा का जो वो एक आर्थिक रूप से मजबूती मिलनी शुरू हुई थी, तो उस दौर में हिंसा का दौर शुरू हुआ था। अभी बिहार के अधिकांश गाँव में अगर आप जाएं तो शराब का सिंडिकेट चलता है, और इस सिंडिकेट में जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, वो इस सिंडिकेट को संचालित कर रहे हैं। और ये पूरी जो घटना है कहीं न कहीं इस सिंडिकेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ये घटना घटी है। और पैरेलल इकोनॉमी आप कह सकते हैं कि पूरे गांव में है, चल रहा है शराब माफियों का, और पैरेलल गवर्नमेंट जैसा भी इसका आचरण है। पुलिस थाना इनके जेब में है, ये साफ दिख रहा है। और अभी तक अभियुक्त पर उस तरह की कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही, उसकी वजह भी यही मानी जा रही है कि पूरा महकमा, पुलिस महकमा शराब तस्करों के हाथ में बिक चुका है, और इसलिए कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसका असर जो सियासत करने वाले लोग हैं उन पर भी पड़ने लगा है। और कल आप देखेंगे आने वाले समय में कि मिथिलांचल का वो स्वरूप बदल जाए कि जब राजनेता या पॉलिटिशियन उस इलाके में जाए तो 40-40 बंदूकधारी बॉडीगार्ड को लेकर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सियासत को उसी दिशा में ले जाने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस कहीं न कहीं मगध से सीख भी लेने की जरूरत है, और मिथिलांचल की जनता थोड़ा बेहतर तरीके से चीज़ों को सोचती भी है। तो हमें लगता है कि उस दौर में, जिस दौर में ले जाने की कोशिश हो रही है, वो मगध की तरह बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन सियासत कमोबेश उसी दिशा में चल चली है। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और बात हम कोरोना ब्लास्ट की करते हैं। जी हाँ, स्थिति कमोबेश बिहार और झारखंड का कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बार एक दूसरे हालात को लेकर भी सरकार परेशान है। पिछली बार के कोरोना को लेकर सरकार के हर आदेश के साथ जनता खड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है। सरकार स्कूल और कोचिंग बंद किए की घोषणा की, लोग सड़क पर आ गए, छात्र सड़क पर आ गए, कोचिंग संचालक सड़क पर आ गए, स्कूल वाले सड़क पर आ गए। सरकार का हम इस नियम को नहीं मानेंगे। शहर बंदी की बात हुई या दुकान बंद करने की बात हुई तो दुकानदार भी इस मूड में हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तरीके से पिछले वर्ष सरकार के हर बातों पर लोगों का भरोसा था, इस बार वो भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है, और इसका असर बिहार झारखंड में साफ दिखने को मिल रही है कि प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद भी, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात हो, लोग मानने को तैयार नहीं है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रशासन को हिदायत दी जा रही है कि सख्ती से कोरोना कोड का जो गाइडलाइन है उसको लागू करिए, नहीं तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और फिर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। वहीं
जनता कहती है कि कोरोना से, भूख से मरने के बजाय हम कोरोना से ही मर जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा। ये टकराव की भी स्थिति है और इस टकराव की स्थिति के बीच सरकार को कोरोना के इस ब्लास्ट को रोकना भी है। चलिए हम बात करते हैं इस मसले पर अशोक मिश्रा जी से। अशोक जी, सरकार के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। लोग सरकार के गाइडलाइन पर को मानने को तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में आपने सासाराम की घटना देखी होगी, मुजफ्फरपुर से जो खबरें आई हैं, खगड़िया से खबर आई है, नवादा से खबर आई है, स्कूल संचालक और छात्र सरकार के इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। दुकानदार भी इस बार तैयार है कि अगर बंदी की बात हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस कोरोना ब्लास्ट को रोकना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? लेकर के भले ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार दहशत में हो, आम लोगों से या यूँ कह लीजिए कि आम लोगों के मन से कोरोना का दहशत गायब है, यानी कि डर गायब है। इसलिए आम लोग अब सरकार की बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि बार बार सरकार के द्वारा अपील किए जाने, बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बैठक किए जाने के बावजूद भी आम लोगों पर कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा है, सरकार की अपील का कोई असर नहीं दिख रहा है। इसकी वजह भी साफ है कि देश के अगर एक हिस्से में चुनाव होता है तो दूसरे हिस्से में कोरोना का कहर बढ़ता है। वैसी परिस्थिति में लोगों के मन में यह है कि कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा या वैसे लोगों के द्वारा प्रायोजित है जो लोगों को भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। और इस कोरोना के संकट ने पिछले 1 साल में लाखों युवाओं को बेरोजगार बना दिया, तो लाखों कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। और यही वजह है कि अब जो छात्र हैं या जो बेरोजगार लोग हैं या जो कहीं न कहीं छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और उन्हें यह लगने लगा है कि पहले अगर हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो फिर कोरोना संकट से भी हम नहीं निपट पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो विद्रोह की चिंगारी होती है वो धीरे धीरे फैलने लगी है। हालांकि राज्य सरकार इसको पूरी तरह से शांत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील हैं, पिछले दफे भी उन्होंने बैठक की थी और इस बार भी वो बैठक कर रहे हैं, सभी डीएमएसपी से बातचीत कर रहे हैं और राज्य सरकार भी फूक फूक करके कदम उठा रही है। राज्य सरकार का भी यह एक तरह से कहिए यह धारणा है कि कोरोना संकट से लोगों को निजात मिले, लेकिन लोगों के बीच दहशत नहीं हो और यह महामारी बिहार में अपना ज़्यादा पाँव नहीं पसारे। हालांकि कल जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव प्रति अमृत ने अपनी बात कही है उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि बिहार में भी कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बिहार में जो मृत्यु दर है वह कम है और बिहार का जो ग्रामीण परिवेश है, अभी आप समझ लीजिए कि फिर फसल की कटाई शुरू हो रही है, मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनके साथ सबसे पहले है कि उनके लिए साल भर का भोजन कहाँ से मुहैया हो, उसकी चिंता उन्हें है। जो दुकानदार हैं उनको लग रहा है कि 1 साल जो उन्होंने गंवाया है, अब लगन का मौसम है, वैसी परिस्थिति में हमें कुछ आर्थिक रूप से मजबूत होना है। और जो छात्र हैं उनको लगता है कि 1 साल हमने गंवाया है तो हमें अब पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। वैसी परिस्थिति में लोगों के मन में आक्रोश है, लेकिन सरकार को भी ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से लोगों को राहत भी मिले और लोगों को रोजी रोटी का साधन भी मुहैया हो। वो इसीलिए सरकार बार बार मीटिंग कर रही है। अब देखना है कि सरकार कैसे निपटती है इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे चलते हैं जमशेदपुर। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी, प्रशासन के लाख कोशिश के बावजूद भी रोजाना मजदूरी करने वाले या रोजाना खोंचा लगाने वाले दुकानदार, फुटकर दुकानदार सरकार के इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। क्या स्थिति है जमशेदपुर की? देखिए, जमशेदपुर में बाकी पूरे राज्य की बात करें तो राजधानी रांची के बाद जमशेदपुर ऐसा जिला है जहां पर कोरोना की संख्या प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो भी 100 के आंकड़े को पार कर गया है। तो एक तरफ 20 से शुरू हुआ और अब एकदम 110, 115 तक पहुंच गया है। वहीं जो ठेला कुंजा वाले हैं वो प्रशासन के बात मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर लॉकडाउन वाली स्थिति हो गई या हमें यहाँ से दुकान बंद करना पड़ा या पैकिंग कराकर कोई लेकर जाने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम खाएंगे क्या? 1 साल 2020 तो मेरे लिए ऐसे ही भारी पड़ा है, 2021 में भी यही होगा। तो जबकि कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, आप वैक्सीन लगवाइए और लोगों को दूसरा कोई रास्ता बताइए, लेकिन हम लोग दुकानदारी बंद नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि 1000 रुपया फाइन करेंगे, लेकिन प्रशासन अभी तक फाइन नहीं किया है। लेकिन लोगों को
ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग अपनी सतर्कता बढ़ाएं, जो 2 गज की दूरी है वो रखें, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए थे। अब जरा मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, इस बार टॉप 10 में हमारे राज्य के 100 से अधिक बच्चे हैं और इसमें ऐसे अधिकांश बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी विपन्न हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कोई दूध बेचने वाले की बेटी है, कोई पान बेचने वाले का बेटा है, कोई दिहाड़ी मजदूर करने वाली की बेटी है। लेकिन सवाल, एक बड़ा सवाल है, ये गुदरी के लाल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद कहाँ खो जाते हैं? ये प्रतिभाएं आगे क्यों नहीं दिखाई देती है? पिछले 10 वर्षों का अगर आप आंकड़ा लें, जो हमारे मैट्रिक के टॉपर रहे हैं इस तरह के गुदरी के लाल, तो आप देखेंगे कि कहीं वो सब्जी का दुकान चला रहा है, उसके पिताजी चाय की दुकान चला रहे थे तो आज भी वो चाय का ही दुकान चला रहा है। बड़े बड़े लाभकारी योजनाओं की घोषणा करती है सरकार कि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड बच्चे हैं वो कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं? इस पर सरकार का ना तो ध्यान है, ना हम मीडिया कर्मियों का भी ध्यान है। चलिए जरा खगड़िया के उस बच्चे से मिलते हैं जो कहा यह जा रहा है कि टॉप, मतलब जो टॉप हैं उसमें उस श्रेणी में वो बच्ची आई हैं। क्या कह रही हैं बच्ची, जरा पहले इसकी बात सुन लेते हैं, फिर हम इस खबर पर और चर्चा करेंगे। कोचिंग बंद थे लॉकडाउन में, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो हम ऑनलाइन स्टडी करते थे, मोबाइल की सहायता से करते थे। जब टाइम मिलता था यूट्यूब पे वीडियो देख लेते थे, चैप्टर वाइज हम उसको कंप्लीट करते थे मोबाइल की हेल्प लेके। अच्छा। हाँ। कितना देर पढ़ाई करती थी आप? हम 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर लेते थे। अच्छा, मैथ वगैरह में जो प्रॉब्लम आता था तो उसको कैसे आप हल करते थे? मैथ वगैरह में जो प्रॉब्लम होता था, क्वेश्चन का पिक खींच के व्हाट्सएप पे सर को सेंड करते थे और सर सॉल्यूशन भेज देते थे। ये शुरू से ही, बचपन से ही इसका कुछ अलग यानी कि था। क्या देखते थे पढ़ाई के प्रति? विलक्षण, मतलब कि उसी समय से लग रहा था कि कुछ इसमें है कुछ खास। चलिए अब इस बुलेटिन को हम समाप्त करते, लेकिन इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। इस तरह के बिहार से के ग्रामीण इलाकों से पढ़े हुए बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट में टॉप कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जाते हैं वो कहाँ गुम हो जाते हैं, उनका टैलेंट कहाँ खत्म हो जा रहा है या उसका टैलेंट को कहाँ ग्रहण लग जा रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे में आज भी उसी तरीके की क्षमता और योग्यता है जिसकी चर्चा बिहार के ब्रेन की होती रही है, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। ये साफ अब दिखने लगा है कि हमारे ये बच्चे जो टॉप कर रहे हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस पर सरकार और समाज को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को कैसे देश के स्तर पर जो प्रतिभाओं को बेहतर तरीके से तराशने वाली जो संस्थान है, वहाँ तक कैसे ये हमारे बच्चे पहुँचे, इस पर एक गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हमारी मुलाकात होगी कल इसी समय। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।